नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही इलाहाबाद से। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल को मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने का फैसला दिया था, जिसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही मामले पर सुरक्षित हवाला दिया था। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हाईकोर्ट का रिजर्व फैसला आने तक एएसआई जांच आदेश पर एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगी है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई आदेश दिया था। आदेश फिर उसके बाद रोक दिया गया था और आज ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया हुआ है और एएसआई जांच सर्वेक्षण की रोक लगा दी गई है। चलिए, इसी खबर के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सबसे पहले हम रुख करेंगे धर्मेंद्र चौबे जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और प्रयागराज से आनंद राज जुड़े हुए हैं। आनंद, आपके पास चलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज का ये फैसला आया है, प्रयागराज हाईकोर्ट का। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं, धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र चौबे, ज्ञानवापी का मामला लंबे दिन से चल रहा था। अगर बात की जाए हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का, वो लगातार कह रहे थे कि मंदिर का अवशेष उस ज्ञानवापी के अंदर है, पुरातत्विक सर्वेक्षण किया जाए। एएसआई सर्वेक्षण की बात भी कही गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो लगातार इसको चुनौती दे रहे हैं। आखिर वो इससे ऐतराज क्यों रखते हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे, और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है आज जब ये फैसला आ गया। जी धर्मेंद्र, जी बिल्कुल मिल रही है। बात रखिए, आखिर आज फैसला आया है। फैसले के तहत अब लोगों का क्या कहना है, क्योंकि अब पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं होगा, इस पर रोक लगाई दी गई है। देखिए, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था और दरअसल ये हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ था, और क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग से जुड़ा हुआ मसला था और काफी लोगों की निगाहें थी। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर विराम लगा दिया, इससे लगा दिया है, और इस पूरे मामले की पूरी तरह की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद अपने अहम फैसला देते हुए एक इस मामले में रोक लगा दी है। जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो लोगों का ये साफ कहना है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इस मामले में हाईकोर्ट जो भी कहेगा उन्हें स्वीकार होगा और ऐसे फैसलों में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी। और हाईकोर्ट ने जो भी कहा है ये पूरी तरीके से सही है। हालांकि इससे लगाने के बाद कई जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें थोड़ी सी निराशा है, लेकिन जो दोनों धर्मों में जाति संप्रदाय के लोग इसकी बातें करते हैं, उनका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मामला बहुत अच्छा है और ऐसे में कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। जी चलिए, वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके की लगातार और बहुत पहले से बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी मामले में मंदिर के जो हिंदू संगठन, हिंदू के लोगों जो आस्था रखते हैं, उनका कहना था कि भगवान शिव के अवशेष हैं, इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हो। इसके लिए उन्होंने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसके बाद चुनौती दी गई है। हम आपसे जानना समझना चाहेंगे और लोगों की भी क्या प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस तरीके से अगर अवशेष वहां पर पाए जाते हैं तो फिर चुनौती क्यों दी जाती है, सर्वेक्षण कराने के लिए वो ऐतराज क्यों रखते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का अवशेष है ये मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ चूंकि पाया गया था, जिसको लेके एएसआई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संतों ने मंदिर पक्ष ने अप्लाई किया था। लेकिन चूंकि अस्तित्व की बात और एएसआई मंदिर प्रांगण में जो है जबरन कब्जा करके और पूजा स्थल में परिवर्तन करने की बात करी गई थी, तो कहीं न कहीं वाराणसी की जो याचिका रही मंदिर पक्ष की, ये लगातार जो है चैलेंजिंग इसलिए मुस्लिम पक्ष के लिए रही है क्योंकि 1964 जो मुगल शासक वाला चैलेंज रहा है वो कहीं न कहीं अस्तित्व में आ रहा था। मंदिर पक्ष ने 1991 में पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन भी बताया था।
इसमें हाईकोर्ट के सामने ये पक्ष भी रखा गया और 1947 से पहले अस्तित्व में आया किसी धर्म के दूसरे धर्म में बदल नहीं सकता है। अस्तित्व में जो चीज आई थी तो कहीं न कहीं ये जो मंदिर पक्ष द्वारा याचिका की गई थी ये जमीन थी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा एएसआई सर्वेक्षण पे रोक लगी है क्योंकि दोनों पक्षों में गहमा गहमी का जो माहौल था। अब क्योंकि न्यायपालिका का निर्णय है, ये न्यायपालिका ने अपने तरीके से निर्णय लिया है जी सर्वेक्षण पे रोक लगाई गई है क्योंकि दोनों पक्षों में गहमा गहमी का जो माहौल था। अब क्योंकि न्यायपालिका का निर्णय है, ये न्यायपालिका ने अपने तरीके से निर्णय लिया है जी धर्मेंद्र चौबे, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो आस्था रखते हैं मंदिर पर, जो पूजा और दर्शन की बात करते हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि हम मंदिर के अंदर जाकर पूजा दर्शन करें, आज ये फैसला आया हुआ है और इस फैसले के बाद उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, उनका क्या कहना है? देखिए, वाराणसी में जो मंदिर पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, दोनों की बात करी जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक समझौता हुआ था जो 1000 स्क्वायर फीट मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को दिया था अंदर, लेकिन जो मस्जिद का ज्ञानवापी क्षेत्र है जहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है, आज के दिन भी उनका काफी महत्व होता है, वो जो प्रांगण है वो ज्ञानवापी परिक्षेत्र में आता है और जिसके लिए हमेशा विवाद में रहा है। तो इसको लेकर लगातार जो हिंदू पक्ष प्रक्रिया देता रहा है कि मंदिर में पूजन की जो श्रृंगार गौरी का पूजन है उसकी अनुमति दी जाए, अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि हिंदुत्व धर्म के आस्था पे आघात न हो सके। चलिए धर्मेंद्र, शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। एक बार हम फिर से प्रयागराज चलते हैं, आनंद राज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद राज, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब अगला कदम क्या होगा हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का, जो मंदिर पर भरोसा जता रहे थे कि अगर सर्वेक्षण होगा तो अवशेष मंदिर के निकलेंगे? चलिए, तो आनंद राज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज बड़ा फैसला आया हुआ है प्रयागराज हाई कोर्ट का। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सितंबर में वो 2 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। अलीगढ़ में उनका दौरा 14 सितंबर को है, जबकि लखनऊ में वो 1 दिन के दौरे पर 26 सितंबर को रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो धनीपुर हवाई पट्टी का लोकार्पण करेंगे। एयरपोर्ट का नामकरण भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी के विख्यात लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रांगण में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अवसर होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक पक्ष को लेकर चल पाता है, सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के बावजूद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कूट कर भरा हुआ है, ये कम देखने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतेंदु जी हर क्षेत्र में पूर्ण पारंगत होने के साथ ही राष्ट्र के लिए समर्पित भी थे। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह आज फिर अपने आवास पर जनता दर्शन दरबार लगाया। सीएम योगी ने जनता दरबार में सभी लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के सामने सबसे ज्यादा प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दे सामने आए। बता दें कि सीएम योगी लोगों की समस्याएं सुनते उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर का दौरा किया। इस दौरान वे ओम घाट पर विरोधियों पर जबरदस्त तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी करते हैं, यही हमारी पार्टी की संस्कृति है। हम विपक्षियों की तरह नहीं है कि शिलान्यास किया लेकिन कभी लोकार्पण नहीं किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत भिटौरा में उत्तर वाहिनी गंगा के ओम घाट पहुंचे थे और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिव का पूजन किया। वहीं स्वामी विज्ञानंद के आश्रम के पास आयोजित कार्यक्रम में मंच से फतेहपुर में गंगा नदी पर 3 पुल बनवाए जाने की सौगात भी दी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से तमाम किसान नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने अपने वालों समय को लेकर रणनीति बनाई है और वहीं 2022 के चुनाव में किस तरह से भारतीय किसान आक्रामक होंगे, इस पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि
किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह की अगुवाई में यह बैठक की गई। वहीं किसानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। किसानों से वार्ता के द्वार खुले हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसान के रूप में कोई वार्ता करने आवे, उनका पूरा सरकार सम्मान भी करती है और जो उचित बात है उसको मानती भी है। लेकिन अगर किसान के नाम पर आकर के केवल चुनाव के लक्ष्य को लेकर के कोई बात करना चाहेगा और सरकार पे अनुचित दबाव डालना चाहेगा, तो मुझे लगता है इसी के कारण से कोई बातें कहीं नहीं हुई होंगी सफल, तो वो हो सकता है। विपक्ष चुनाव पंचायत करवा रहा है, विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव आंदोलन करवा रहा है, तो यह सब विपक्ष का रचा हुआ खेल है और कोई किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, कोई जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और देश का किसान भाजपा के साथ है, देश का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की राज्य मुख्यालय में पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महासचिव सुनील बंसल, सह प्रभारी यूपी महासचिव, राज्य मंत्री समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने बीते दिन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाकर कई संदेश देने की कोशिश की थी। उनके साथ एक बारी भरकम टीम भी लगाई गई। हालांकि बीजेपी ने यह भी कोशिश की है कि जाति और सियासी समीकरणों के हिसाब से लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। रहता है, इसलिए बैठक कार्यक्रमों से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। एक अनुशासन, संगठन चलाने की क्षमता, समाज और देश का नेतृत्व कैसे होगा, समाज को मजबूत कैसे करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात करेंगे, न या राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। चलिए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़ गए हैं। अनूप सिंह, आज बीजेपी की अहम बैठक चल रही है, ये बैठक कितनी अहम हो सकती है और क्या कुछ इस बैठक में रणनीति बनकर निकल कर आएगी आगामी चुनाव के लिए? देखिए, आज भाजपा कार्यालय पर दो अहम बैठक सुबह से चल रही हैं। एक पहली जो बैठक थी वो प्रदेश पदाधिकारियों की थी, जिसमें तमाम कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा कई कार्यक्रम चलाने जा रही, खासकर 2022 के जो चुनाव है उसको फतेह करने के लिए, चाहे विजय बूथ की बात करें, उसका अभियान चलाने जा रही है। 17 सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर एक अभियान चलाने जा रही, सेवा भाव सप्ताह चलाएगी, जिसमें लगातार संपर्क गरीबों या उनके ब्लड डोनेट या से तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाने का प्लान कर रही है। तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाल में ही नवनिर्वाचित जो प्रदेश प्रभारी, उनकी लिस्ट एक आई थी, भाजपा ने निकाला था, उनसे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, चाहे ब्रज क्षेत्र की बात करें, काशी क्षेत्र, तमाम जो क्षेत्रों से आज जो प्रदेश जिला प्रभारी जो है वो आए थे, सीधे संवाद हुआ, उनसे औपचारिक मुलाकात हुई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, सीधे जनता से संवाद किया जाए, ताकि जिस तरीके से 2022 को चुनाव को लेकर के बीजेपी के कई कार्यक्रम, चाहे सदस्यता अभियान, बिल्कुल अनूप, तो कहीं न कहीं बीजेपी अब आगामी चुनाव को देखते हुए बैठकें कर रही है और ये बैठक भी इसी सिलसिले में चल रही है। अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि 2014 से मॉब लिंचिंग के मामले पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जमानत दे दी जाती है, क्योंकि जुल्म करने वालों को ये पता है कि बीजेपी की सरकार उनके साथ है और वो उन्हें बचा भी लेगी। मोदी सरकार की ओर से बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर मोदी सरकार ने मर्दों को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाती जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते। फिरोजाबाद में
50 बच्चे मर गए डेंगू से, तो बाबा गए हेलीकॉप्टर से रोनकोटोले से उतरे और बोले तेरे को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा क्यों? दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ ने मुझे क्यों सस्पेंड किए? बाबा बोले ज्यादा बोलेगा तो ठोक दूंगा। इंसानियत अपनी से तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर लोग तड़प रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि आवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं। ये आपके लोग हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। वहीं दूसरी ओर संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो अभी तक उस स्थिति में नहीं है कि कहीं से चुनाव जीत जाए, लेकिन कुछ वोट काटकर वो पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। वहीं एक सवाल पर संभल लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद डॉक्टर वर्क ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि सभी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाए। यूपी का चुनाव अगर एक बार सपा जीत गई तो फिर लोकसभा चुनाव हम जीत जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के साथ जो भी जुड़ना चाह रहा है उनका पूर्व मंत्री अखिलेश यादव स्वागत करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है, वो कटिंग करके कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। अजीज कुरैशी साहब के खिलाफ, और अजीज कुरैशी पर देखिए, उन्होंने जरा जो भी कोई बात कह दी मुल्क के सिलसिले में, सही बात है कहीं जो कहीं, तो आज उन पर भी मुकदमा लिख दिया गया। मेरे पर तो लिखा ही है, समझे न, लेकिन अजीज कुरैशी पर वो भी जिम्मेदार इंसान है मुल्क के। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर मंथन करेंगी। इस दौरान कांग्रेस की कई अहम बैठकें भी होगी, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने मोहर सजाने का काम शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगी। वहीं प्रदेश में मौजूदा सियासी और जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के नजदीक एमराल्ड कोर्ट मामले में जांच की कड़ी से एसआईटी ने दोनों टावरों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण जांच की कड़ी में एसआईटी चेयरमैन संजीव मित्तल के साथ राजीव सब्बरवाल, मनोज कुमार सिंह, अनूप श्रीवास्तव टावर देखने पहुंचे। इस दौरान एसआईटी ने सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के साथ मुलाकात की। बताया जा रहा कि एसआईटी से जुड़े अधिकारियों ने टावर से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल की। इस दौरान बिल्डर प्रतिनिधियों से दोनों टावर के बीच की दूरी और अन्य टावरों से विवादित टावर की दूरी की जानकारी भी ली। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा, नेताओं की ओर से बयानबाजी भी तेज होती जा रही। वहीं इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने लखीमपुर जाते समय सीतापुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मायावती और अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, चुनाव में जनता उनको नकार देगी। देखिए, बहन जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। गांव में, खेत में, खलियान में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, महिला सुरक्षा की आवाज, कानून व्यवस्था की आवाज। सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाली हरतालिका तीज व्रत आज यानी कि 9 सितंबर को पूरे देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागन महिलाएं और कुंवारी युवतियां माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। सुहागन महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बहराइच की है, दूसरी है वाराणसी की और तीसरी श्रावस्ती पर, जहां पर आज हर्षोल्लास के साथ लोग इस त्योहार को मना रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं।
अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस विभाग की पब्लिक आई ऐप, इस जनहित ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से जनता की समस्याएं और शिकायतें शीघ्र पुलिस तक पहुंच पाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर पब्लिक आई ऐप की शुरुआत की जा रही। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक फोटो वीडियो के माध्यम से किसी भी शिकायत, समस्या या फिर पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी ऐप में अपलोड कर सकता है, जिसका लिंक मुख्यालय के साथ सीधे 112 से जोड़ा जाएगा। सूचना मिलते ही 112 के माध्यम से शिकायतों को संबंधित थानों में हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे लोगों की शिकायतों पर त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने का काम कर रही। कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा जो है हमारी परिवर्तन यात्रा से घबरा गई, तो इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पर किसी को ले लो वाला हिसाब किया। मगर नहीं तो इस समय कौन भाजपा में जाना चाहेगा। और आपकी ज्वाइनिंग से लगातार जोड़ रहे हैं लोग, सफाई खा रहे हैं। और हमारे साथ तो कार्यकर्ता, जमीन में काम करने वाले लोग आ रहे हैं। हम ऐसे लोगों ले रहे हैं जो हमारे साथ किसी पद के प्रलोभन में नहीं आए। देवभूमि में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ 4.5 साल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जगह नहीं बना पाए। ऐसे में काऊ के समर्थक में मंत्री हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज भी आ खड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक और संगठन के बीच चल रही रस्साकशी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने उमेश शर्मा काऊ को तब भी समझाया था। कुछ नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर अंदर खिचड़ी बहुत पक रही है। और उमेश शर्मा काऊ मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र रहेंगे। मित्रता अपनी जगह है और राजनीतिक सोच अपनी जगह है। मैं जब ये लोग कांग्रेस छोड़ने की जब मुझे सूचना मिली 2016 में, मैंने उस दिन भी उमेश शर्मा काऊ जी को बहुत समझाया था। खबर उत्तराकाशी से है, जहां यमुना नदी के पर्यटन से जुड़े हुए छोटे बड़े व्यवसायियों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर यमुनोत्री धाम के लिए कूच किया, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने इन सभी व्यवसायियों को जानकी चट्टी में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। गुस्साए लोगों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें 4 धाम यात्रा शीघ्र शुरू किए जाने की मांग की गई है। उत्तराखंड में कई जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको कई तस्वीर दिखा रहे हैं, हल्द्वानी, बाजपुर, देहरादून, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं लगातार प्रदर्शन आम आदमी का चल रहा है और सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पहाड़ों में बारिश का कहर लगातार जारी है। मानसून सीजन के अंतिम चरण की बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही। बारिश के बाद भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह पर दरक रही। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नरकोटा, सिरोवगढ़ और शिवन नंदी में बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के पास मेदनपुर और रामपुर में भी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद आवागमन बंद है। देवभूमि में देवस्थानम को लेकर घमासान जारी है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो सरकार भी देवस्थानम पर अपना रुख साफ नहीं कर रही। सरकार के मंत्री अब देवस्थानम बोर्ड पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही है। आप खास रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलनकारियों का क्रमिक अनशन 23वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान गांवों में केदारनाथ और अद्वितीय केदार से जुड़े लोगों से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में समर्थन मांगा गया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों से विचार विमर्श किए बिना बोर्ड का गठन किया, जो उन्हें मंजूर नहीं है।
आगामी 13 सितंबर को जिला मुख्यालय में सभी समर्थित गांवों के लोग तीर्थ पुरोहितों के साथ शामिल होने की बात कही गई। लोगों ने यह भी कहा कि जब तक प्रदेश सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ के संबंध में। महोदय, विगत 2 वर्षों इस देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। हमारी आपसे आशा थी कि केदारनाथ का चौमुखी विकास हो, परंतु पौराणिक समय से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर तीर्थ पुरोहितों के हकूकों के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में सरकार को जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति गठित किए जाने को सही ठहराया। साथ ही कहा कि समिति सभी पक्षों से वार्ता कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। जब आयोग होता है तो मेरा मत फिर कुछ नहीं रखता। मेरा मत तो मैंने उस समय भी कहा था, इसका पूरा पूछो। मैंने जिस समय यह आया था उस समय मैं सबसे पहला व्यक्ति था कि देवस्थानम बोर्ड पर अगर विरोध हो रहा है तो इसको समझाने का प्रयास करें।